तो स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक अपने ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले माइंड में एक टर्म आता है कि सर व्हाट इज बेसल। बेसल क्या है और बेसल बेसिकली क्यों आया। तो बेसल बेसिकली एक बहुत ही फेमस सिटी है, उस कंट्री का नाम है स्विट्जरलैंड। अब कंसर्न क्या है कि वहां क्या होता है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है बैंक के लिए। आपने अभी देखा होगा सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका में डूब गया, और बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग के पास होंगे। एक टर्म आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बैंकिंग बिजनेस में, जिसका नाम है रिस्क। आप जब बिजनेस करते हैं पैसा देने का, तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रिस्क। अब अगर सोचिए कि बैंक आप बैंक हैं और अगर आपने लोन नहीं देंगे तो फिर आपको प्रॉफिट कहां से आएगा। लोन देना कंपलसरी है। जब हम लोन देते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई लोन है हाउसिंग लोन, कोई लोन है जिसका नाम है पर्सनल लोन, ये सारे बैंक के एसेट्स हैं, ठीक है। हाउसिंग लोन में क्या बात होती है कि यहाँ जो कोलेट्रल होता है, यानी हमारे पास कुछ होता है, अगर मान लो पैसा नहीं दिया बोरोवर ने, तो हम उसको बेच के कम से कम अपने पैसे को रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो रिस्क होता है वो थोड़ा सा कम होता है। रिस्क तो है बट थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर कम है। अगर मैं बात करता हूँ कि पर्सनल लोन में, तो यहाँ पर भी रिस्क है, और यहाँ रिस्क इसलिए ज्यादा है कि इसमें बैंक के पास कोई भी मॉर्गेज नहीं है। बैंक के पास कुछ भी ऐसा नहीं जिसके ग्राउंड पर उसको बेच के, उसको सेल आउट करके अपने पैसे को रिकवर कर पाएगा वो कंसर्न बैंक और कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो हुआ क्या अगर मैं कहूं, तो एक मैं बेसिक पहले आपको बताता हूं बेसल पहले क्यों आया, और फिर हम ये देखेंगे कि बेसल का काम क्या है। अगर मैं कहूं आपको 1974 में हम सभी लोगों को पता है बेसल कमिटी बनी, जिसको हम लोग ने नाम दिया बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, शॉर्ट में हम लोग इसको BCBS कहते हैं। यहां पर मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि दुनिया के जितने भी बैंक हैं, दुनिया के जितने भी NBFC हैं जो पैसे का कारोबार करते हैं, उनके बिजनेस में रिस्क बहुत ज्यादा है, क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, जैसे जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी कस्टमर को लोन देती है उसमें रिस्क जैसा है, जैसे हम लोगों ने भी क्या देखा, हाउसिंग में रिस्क कम है और दूसरे में रिस्क ज्यादा है। तो जिस लोन का, जिस एसेट्स का अगर मैं कहूं जैसा वेटेज है, जिसको हम लोग कहते हैं RWA, उस रिस्क वेटेज का वो कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन अपने पास कुछ रखे परसेंटेज बफर बना के फॉर द पर्पस ऑफ इमरजेंसी, और उसे ही नाम दिया गया विच इज कॉल्ड कार, जिसका एक और नाम है जिसको हम लोग कार भी कहते हैं। यानी कि कार इज द परसेंटेज फॉर व्हाट, रिस्क वेटेज। यानी कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी को लोन दे रहा है, उस लोन पर जो भी उसका रिस्क वेटेज है, और याद रखिएगा हमारे देश में जो रिस्क वेटेज की गाइडलाइन है, किस लोन पर कितना रिस्क होगा, यह गाइडलाइन आपको इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। जैसे आपने सुना होगा कि क्रेडिट कार्ड के बिहाफ पर जो रिस्क है वो लगभग 125% का है एज पर द गाइडलाइन, क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा है इसलिए बैंक इस पे चार्ज भी ज्यादा काटते हैं। तो यहां दो चीज समझ में आई। पहला क्या कि बेसल करता क्या है, तो बेसल बेसिकली डिसाइड करता है कार के बारे में कि आपको कार कितना रखना होगा। एक बात याद रखना है कि एज पर द बेसल अगर मैं कहूं तो रिस्क जो होते हैं वो या तो आपका क्रेडिट हो सकता है, या तो मार्केट हो सकता है, और या तो जिसको हम लोग कहते हैं ऑपरेशनल। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं जो बेसल डिसाइड करती है कि एज पर द बेसल नॉर्म्स कितने प्रकार के रिस्क होते हैं। तो रिस्क टोटल 3 प्रकार के होते हैं। मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा है, उससे भी लॉस हो रहा है। मैंने किसी को लोन दिया, वह लोन रिपे नहीं हुआ, उससे भी लॉस हो रहा है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किसी से मिस्टेक हो गई, मशीन का सर्वर काम नहीं कर रहा, कुछ उससे भी लॉस हो रहा है। तो एज पर द बेसल या तो रिस्क क्रेडिट का होगा, या तो मार्केट का होगा, और या तो
ऑपरेशन का होगा। आई होप यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा रिस्क एक्चुअली क्या होता है। ओके, तो कहते हैं जब पहली बार मीटिंग हुई कि दुनिया में इसको लागू किया जाए, इंप्लीमेंट किया जाए, तो वह मीटिंग कहलाई बेसल 1 के नाम से। दोबारा हुआ तो वो कहलाया बेसल 2 के नाम से, और जो तीसरी बार मीटिंग हुई जो इंप्लीमेंट किया गया वो कहा बेसल 3 के नाम से। याद रखना है आपको, अभी यही एक्टिव है, और ये एक्टिव है आपके देश में और विश्व में 1 जनवरी 2013 से। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ठीक है, इसे हम लोग जानेंगे क्या आ रहा है, ये तो समझ में आ गया। इसी में कुछ कैमल्स रेटिंग भी होती है। कैमल्स का कभी कभी आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, कैमल्स। और एक तक याद रखना है, जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक आपको बेसिकली जीआईबी और सीआईबी दोनों में इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, तो अगर कोई पूछता है कि कैपिटल एडुकेसी रेशियो क्या होगा, तो याद रखना आज के बाद सभी लोग कि कार हम बोले या हम करार बोले, दोनों एक होता है। यानी कार और करार दोनों क्या होगा, एक होगा। इट इज द रेशियो ऑफ द बैंक इज कैपिटल फंड टू रिस्क वेटेज एसेट्स which has to be maintained to buffer the risk to bank from its risk assets। यानी आप इसको रखते हैं बफर के फॉर्म में कि भाई साहब अगर मान लो कुछ रिस्क होता है तो हम इस पैसे का यूटिलाइज कर पाएंगे। अब इसका अगर मैं बोलूं कि कार कितना होना चाहिए, तो एज पर द बेसल 3 गाइडलाइन, याद रखिएगा आपके एग्जामिनेशन में इससे एक स्टडी आ सकती है। तो एज पर द बेसल गाइडलाइन अगर मैं बोलूं तो जो 9% है उसको माना गया स्टैंडर्ड, आपको अपने पास इतना पैसा रखना ही होगा। यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी रिस्क है उस रिस्क वेटेज का कम से कम आप अपने पास रखोगे 9%, एंड दैट इज नोन एज द कैपिटल एडुकेसी रेशियो, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, आपकी जो भी कैपिटल है टोटल और जो भी आपका रिस्क वेटेज है उसको डिवाइड करके अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका निकल के आएगा कि आपका प्रेजेंट में कार कितना आप फॉलो कर रहे हैं। और कभी भी याद रखिएगा ये 9 से नीचे नहीं होना चाहिए। ये गाइडलाइन है बेसल का और हमारे देश में गाइडलाइन है आरबीआई का प्रेजेंट में। मैंने क्या बोला कि अगर मैं इसको RWAR से लिखूं तो आप समझ जाएंगे, या तो इसमें क्रेडिट होगा, या तो मार्केट होगा, और या तो ऑपरेशनल होगा। गॉट इट, या तो क्रेडिट होगा, या तो मार्केट होगा, और या तो ऑपरेशनल होगा। एक बात और समझने वाली बात है, याद रखिएगा कि ये जो कैपिटल है ना, इसके 2 पार्ट होते हैं। या तो कंपनी का ऑन कैपिटल होगा जिसको हम लोग ऑन कैपिटल कहते हैं, लाइक इक्विटी शेयर हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, जो आपका खुद का है, और या तो आपने मार्केट से बोरो किया है, यानी आपका ये पैसा क्या है, ये उधार है। तो जो कैपिटल भी होता है वो 2 प्रकार का होगा, इट्स ऑन कैपिटल और या तो डेट कैपिटल। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। एवरीवन ट्राई टू पार्टिसिपेट एंड प्लीज सभी लोग जरा सेशन को जरूर लाइक करें एवरीवन। बाकी मैं एक बार डिटेल सेशन लेके आऊंगा जिसमें हम लोग पूरा और डिटेल में जानेंगे क्या कैसे टॉपिक वाइज होती है। आज मैंने आपको ब्रीफ आइडिया दे दिया है कि कम से कम आप क्वेश्चंस को समझ पाएं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं, है ना। चलिए देखिए, कहता है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बेसल 3 फ्रेमवर्क, यानी कि बेसल 3 का जो फ्रेमवर्क का मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। अगर मैं कहूं आपको तो रेज द रेजिलेंस ऑफ इंडिविजुअल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस इन पीरियड ऑफ एसेट्स, स्ट्रेस को कम करने के लिए बिल्कुल सही बात है। रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्पिल ओवर फ्रॉम फाइनेंशियल सेक्टर टू द रियल इकोनॉमी, ठीक है। तीसरा कहता है इंप्रूव द बैंकिंग सेक्टर एब्जॉर्ब शॉक अराइजिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्ट्रेस, यानी बेसिकली कहता है कि भाई साहब मान लो कुछ अगर इकोनॉमी स्ट्रेस में आती है तो बैंकिंग को लॉस ना हो। इवन बैंकिंग के साथ साथ अगर आप इसको ये भी कहें तो बेहतर होगा, विच इज कॉल्ड एनबीएफसी। तो कुल मिला के अगर मैं बोलूं 1 2 3 4, यानी 1 2 3 ये तीनों ही पार्ट सही है, तो आंसर हमारा क्या होगा। वेरी नाइस त्रिपाठी जी, वेलकम। त्रिपाठी जी ये जो सेगमेंट है ना, ये आपको जीआईबी में भी काम देगा, है ना। चलिए अगला बताइए जल्दी से।
with reference to Basel 3 how much capital conservation buffer are bank required to maintain। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को कोई भी गलत नहीं करेगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बेसल के हिसाब से आपको कितना कैपिटल कंजर्वेशन रखना होता है, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहां ये समझना जरूरी होगा आपको कि बफर मतलब क्या होता है। देखिए होता क्या है, जैसे आरबीआई कहती है, बेसल कहती है कि आपने अपने पास इतना तो रख दिया, यानी इसको हम लोग कहते हैं 9%, इतना तो आपने रख दिया, साथ में अपने को और स्ट्रॉन्ग कर लो, और दिस इज कॉल्ड सीसीबी। आप अपने पास कुछ एडिशनल रखो 2.5%, यानी कि अगर आपने टोटल इतना मेंटेन किया तो आपकी कंडीशन ज्यादा अच्छी होगी इस कंपैरिजन में। मींस आपको रखना होगा एडिशनल बफर, इसी को हम लोग कहते हैं कंपनसेशन कैपिटल कंजर्वेशन बफर। तो यहां आंसर आपका क्या होगा, द आंसर इज 2.5%। कभी भी एग्जाम में अगर ये पूछे कि कार कितना है, प्लीज लेट मी नो, रिमाइंड, ऑलवेज आंसर 9% एज पर द करंट बेसल। बट अगर क्वेश्चन में ये दे दे कि सीसीबी को ऐड करके, तो कितना होगा आपका आंसर 11.5%। यहां सिर्फ सीसीबी पूछा तो आंसर हमारा कितना हो गया 2.5%। कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपको नहीं है, प्लीज मेक मी कंफर्म, मुझे पूछिएगा मुझसे, ठीक है। नाइस, अगला बताइए। और मुझे बताइएगा कि बेसल में कितने आज आपके मार्क्स हैं लास्ट में, ठीक है। सभी लोगों को बताना है, प्लीज सभी लोग पार्टिसिपेट भी करिए, डरिए नहीं, डर के आगे ऑलवेज जीत है। कहता है जब भी हम बात करते हैं बेसल 3 की, पिलर मतलब होता है सेट ऑफ रूल। पिलर मतलब होता है, आप ऐसे समझो कि दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ रूल, दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ रूल। तो याद रखना, अगर मैं बोलूं कि क्या रिप्रेजेंट करता है पिलर 2, कंफ्यूज नहीं होना। तो पहला जो पिलर है, रूल है, वो कहता है कि आप अपने पास फॉलो करो एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, पहला तो क्लियर। जो दूसरा है वो कहता है अपने पास रखिए सुपरवाइजरी रिव्यू, जितना अच्छा बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट होगा, जितना आपकी वर्किंग होगी उतना बेहतर होगा। और तीसरा कहता है विच इज कॉल्ड मार्केट डिसिप्लिन, हम मार्केट रिस्कों को कैसे आप मेंटेन करते हैं। तो जो पहला हो गया विच इज कॉल्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो सेकेंड रूल है सुपरवाइजरी, एंड द थर्ड वन विच इज कॉल्ड मार्केट डिसिप्लिन। तो आंसर क्या पूछ रहा है बेसल 2, तो आंसर क्या होगा, द आंसर इज सुपरवाइजरी रिव्यू, ठीक है। चलो अगला बताओ। नेक्स्ट वन, अंडर द बेसल 2, ध्यान से यहां थोड़ा सा चेंज किया है, अंडर द बेसल 2 फ्रेमवर्क द टोटल रेगुलेटरी कैपिटल कंप्राइज ऑफ टीयर 1 दैट इज व्हाट। अब यहां थोड़ा समझने की बात है, देखिए एक होता है टीयर 1 और एक होता है टीयर 2। मैंने क्या बोला, जो कंपनी का टीयर 1 है इसे हम कंपनी का कोर कैपिटल भी कहते हैं, इसे हम कोर कैपिटल भी कहते हैं। और ये जो होता है जैसे आपका सबऑर्डिनेट रिजर्व, आपका उधार, तो जो सेकंड पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड T2। यहां पूछ रहा है कि बेसल 2 में फ्रेमवर्क में जो टीयर 1 की बात की उसमें क्या होगा, तो टीयर 1 में हमेशा क्या आएगा, आपकी कंपनी का कोर कैपिटल, ठीक है। चलिए अगला, आरबीआई के हिसाब से इंडिया में जो बेसल 3 की गाइडलाइन है वो कब इंप्लीमेंट किया गया, मुझे बताओ जल्दी से। इंडिया में जो बेसल 3 की गाइडलाइन के हिसाब से हमारे देश में इसे कब लागू किया गया, जल्दी से बताइए। तो याद रखना है सभी को, ये लागू हुआ जनवरी 2013 से। तो आंसर हमारा क्या होगा, सॉरी जनवरी नहीं, 1 अप्रैल 2013 से आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, अगला। जब भी हमने बोला कि अगर हमें निकालना है कार, जब भी हमने बोला कि हमें निकालना है कार, तो कार को कैलकुलेट करने के लिए आपको यह बताना है कि कौन से रिस्क को शामिल करती है बेसल, क्रेडिट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क, क्रेडिट रिस्क एंड मार्केट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल। तो आंसर आपका क्या होगा, द आंसर इज आपका होगा 4 नंबर। चलिए अगला, ध्यान से, एज पर द बेसल 3 इंप्लीमेंटेशन इन इंडिया
मिनिमम टीयर 1 आपके पास कितना होना चाहिए ऑफ द रिस्क वेटेज एसेट्स का? 5.5%, 7%, 9%, 11 और 8%। इन पांचों का कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वैल्यू है, याद रखिएगा सारे लोग। अगर कोई पूछे कि कार कितना होता है, तो आंसर हमारा कितना होगा? 9%। ये एज पर द, अगर मैं कहूं आपसे, तो ये एज पर द बेसल 3 की गाइडलाइन है। अगर मैं पूछूं आपसे कि एज पर द जो बेसल 2 की गाइडलाइन है उसमें कितना था, तो उसमें आपका क्या हो गया? उसमें 1% कम था, ये आपका हो गया बेसल 2। इसी कार की अगर मैं बात बोलूं, जो कंपनी का टीयर 1 होगा वो हमेशा होता है 7%, यानी कि जो टीयर 2 हो गया वो कितना होगा? 2%। अब इस टीयर 1 में अगर मैं कहूं तो जो हमारा कोर पार्ट है वो इसी को हम लोग कहते हैं, याद रखना। तो कोर पार्ट कितना होगा? इस साथ में 5.5% अगर पूछता है एग्जाम में कभी भी कि कोर कितना होगा, तो 5.5% होगा। यहां क्या पूछा है? टीयर 1, तो यहां आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ क्लियर एवरीवन? चलो अगला बताओ। ये आज का है आप लोगों का टास्क, ये आप लोगों का है आज का टास्क, और ये आप लोग इसका आंसर आप मुझे दोगे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके। आपको निकालना है इस क्वेश्चन का कि करार कितना होगा। ऑलरेडी मैंने ये केस स्टडी एक बार यूट्यूब पर कराई, एक बार देख लीजिएगा जाके, आपको ओली बोर्ड के प्लेटफॉर्म पे ही मिल जाएगा। आपको बताना है कि टोटल RWA कितना है और कितना होना चाहिए करार आइडियल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपको इस वीडियो के नीचे मुझे बताना है कमेंट करके एवरीवन। थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहला काम सब्सक्राइब करिए, दूसरा काम हिट द बेल आइकन एंड डू द कमेंट मस्ट बी फॉर एनीथिंग, यानी आपको जो भी लगता है कि इस पे सेशन होना चाहिए, इस पे और ये एमसीक्यूज होना, जो भी आपको लगता है वो प्लीज कमेंट आप इस वीडियो के नीचे करके मुझे बताइए। और जुड़ने के लिए सभी को तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलता हूं रात 8 बजे इसी के पेपर 2 के लिए BFM। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।